नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन के खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। जर्जर होते मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूल। मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के माध्यम से करोड़ों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा भवन आज भी जर्जर अवस्था में है। लाख सरकार कह रही है कि हम सीएम स्कूल बना रहे हैं, लेकिन आज का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बच्चे जर्जर भवन में बैठने को तैयार मजबूर हैं। शिक्षक उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जर्जर भवन में मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उनका सही क्रियान्वयन नहीं होने से शासकीय स्कूलों में मासूम बच्चों का वर्तमान और भविष्य दोनों अधर में लटक रहा है। हम बात कर रहे हैं खाचोद ब्लॉक के शासकीय शिक्षा मंदिर के, जो जर्जर हालात में अपनी रास्ता बयान कर रहे हैं। जर्जर भवनों में ना शिक्षकों का पता है, ना सुविधाओं का पता है। गांव लसुड़ा खेमा, जहां पर आज एसडीएम पहुंची और वहां पर तुरंत ही बच्चों की स्कूलों से छुट्टी करवानी पड़ी। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से भवन भी कब गिरे ये किसी को पता नहीं। सरपंच ने तुरंत एसडीएम नेहा साहू को फोन लगाया कि यहाँ के बच्चे का भविष्य खतरे में है। सरपंच के कहने पर एसडीएम नेहा साहू तहसीलदार अनिल मोरे के साथ में लसुड़ा खेमा पहुंची। वहाँ के हालात देखे तो भवन पूरा जर्जर हो रहा है। कब गिरे मैडम ने तुरंत निर्णय लिया कि वहाँ पे स्कूल के बच्चों की छुट्टी करवाई और उन्हें आंगनबाड़ी भवन के अंदर शिफ्ट करने की बात कही। सरपंच प्रतिनिधि कमलेश पाटीदार ने बताया कि एसडीएम नेहा साहू पहुंची थी, उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा हमें कोई जानकारी नहीं मिली है कि भवन किस हालत में है। प्रभारी बीओ गुरुदत्त जोशी ने बताया है कि भवन की हालत बीआरसी के माध्यम से पता चल सकती है, पूरा डाटा उनके पास रहता है। लसुड़ा खेमा स्कूल भवन के जर्जर हालत के बारे में बीआरसी पुष्पराज तिवारी से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं रिसीव किया। ये हालात एक भवन के नहीं है, ऐसे हालात पूरे खाचोद शिक्षा ब्लॉक में देखने को मिल सकते हैं, जो भवन जर्जर हो रहे हैं और बच्चों के साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। जो भी हुआ हो वो जांच का विषय है, लेकिन आज बच्चे और शिक्षक दोनों खतरे से खाली नहीं है। ऐसे जर्जर भवन में किस तरह माता पिता अपने मासूमों को शिक्षा ग्रहण करने भेजेंगे? तो हमने देखा कि खाचोद ब्लॉक के शासकीय स्कूलों के शिक्षा भवन की जर्जर हालत किस तरह से है, किस तरह अपनी वो दास्तां बयान कर रहे हैं। छत टपक रही है, दीवारें आज गिरे कल गिरे। शिक्षक और बच्चे दोनों मजबूर है अपने भविष्य को लेकर, अपने वर्तमान डर के जी रहे हैं वो कि किस तरह से हम यहाँ पढ़े और किस तरह से हम यहाँ पढ़ाएं। अब देखना ये हुआ कि किस तरह से सरकार इसके लिए बात करती है। जैसे हमने देखा कि आज लसुड़ा खेमा के अंदर भवन को देखते हुए एसडीएम नेहा साहू गई थी, वहाँ बुलाया सरपंच ने और स्कूल की छुट्टी कर दी गई और आंगनबाड़ी भवन के अंदर बच्चों को बैठने के लिए कहा गया है। लेकिन आखिर क्या कमी रही, क्या वजह रही कि ये दूरी अभी तक बनी हुई है? और शिक्षा विभाग की कितनी ही खबरें जो पिछले 5 सालों से चली आ रही है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर शिक्षा भवन जर्जर हो रहे हैं, उनको कौन देखने वाला? बड़ा हादसा हो सकता है। राजस्थान से भी हम सबक लें तो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग जल्दी से इस कार्य को ले कर सकता है, लेकिन हादसे का इंतजार हो सकता है या फिर मजबूरी किसी की हो सकती है। लेकिन बच्चों के भविष्य की कैसी मजबूरी, उनके साथ कैसा खिलवाड़, और सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक की जिंदगी के साथ कैसा खिलवाड़, देखना यह है कि अब कब इन हालात में सुधार होगा और कब सीएम राइज स्कूल बन के तैयार होंगे और इन बच्चों को अपना एक नव जीवन शासकीय स्कूलों में मिलेगा। एशियन बात कैमरा पर्सन असलम खान के साथ चंद्रभान सिंह देवड़ा, खाचरोद। मध्य प्रदेश में भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी हाईटेक होने की तैयारी में है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के साथ साथ कांग्रेस खुद को भी अब हाईटेक बनाने की ओर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस भी अब सोशल प्लेटफॉर्म पर का उपयोग करके तेजी से अपने जो व्यूअर्स है उनको बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस कार्यालय में एक स्टूडियो बनाया जा रहा है और उस स्टूडियो में जो लोग रहेंगे, जो प्रवक्ता रहेंगे या जो कांग्रेस के बड़े नेता रहेंगे या जो भी अपना कोई पक्ष रखना चाहे या अपने विचार रखना चाहे या किसी मुद्दे पर अपनी बात को बेबाकी से रखना चाहे, उसके लिए वो एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जा रही है। अभी 2-3 दिन पहले ही कांग्रेस कार्यालय में एक लाइब्रेरी भी शुरू की गई है। उस लाइब्रेरी का उद्देश्य यह है कि जो लोग कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर या कांग्रेस के जो पुराने लीडर्स थे या उनके जो जीवन का संघर्ष था या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात की जाए या स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस की जो भूमिका थी, उसको लेकर पूरा एक रिकॉर्ड सहेजने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। और इसके लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग शिविर भी आयोजित किया जा रहा है और लोगों को अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग दी जा रही है। अब कांग्रेस पे भी
भाजपा की तरह सवेरे मीडिया विभाग की बाकायदा एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के जरिए तय किया जाता है कि आज पूरे दिन प्रवक्ताओं को किस मुद्दे पे क्या क्या बोलना है, किस विषय पे कौन सा प्रवक्ता किस विषय पे क्या अपनी पक्ष रखेगा। इसके साथ ही अभी जो नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हैं, जिनको लेकर कांग्रेस में काफी घमासान मचा हुआ है, और कल भी हमने देखा कि जिस तरीके से कटनी जिला के एक पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर आकर प्रदर्शन पर बैठ गए थे। हालांकि देर रात वो वहां से प्रदर्शन खत्म करके उठकर चले गए हैं। तो इस तरह की चीजें जो सामने आ रही हैं उसको लेकर के भी कांग्रेस अब एक 10 दिनों का एक जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने जा रहा है। संभवतः वो पचमढ़ी में 10 दिवसीय एक प्रशिक्षण शिविर जो है वो वहाँ अभी जो नए नवनिर्वाचित उनके जो जिला अध्यक्ष हैं उनके लिए करे। लेकिन इन सबके बीच में कांग्रेस जिस तरह से अब एक नई कवायद कर रही है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों में कांग्रेस को फिर से पहुंचाने की प्रयास किया जा रहा है, या ये कह लें कि पोस्टकार्ड और जो सोशल मीडिया का जो आज सही समय पर उपयोग जो कांग्रेस को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, कांग्रेस अब लगातार उस दिशा में अब आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा का मीडिया जो सेल है या सोशल मीडिया सेल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। बहुत तेज़ी से वो अपने बातों को, अपने मतलब विचारों को कह लें या उनके पास जो मुद्दे होते हैं वो बहुत तेज़ी से उसको प्रचारित प्रसारित कर लेते हैं और जनता के बीच में उनको पहुंचा देते हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस जब ये लगभग 2-4 साल पीछे जिस मामले में बीजेपी से चल रही है, तो कितना समय लगता है कांग्रेस को बीजेपी के आसपास भी पहुंचने में। सोशल मीडिया के मामले में अगर बात करी जाए तो देखने वाली बात है कि कांग्रेस कब तक बीजेपी के आसपास पहुंच पाती है, क्योंकि भाजपा का सोशल मीडिया काफ़ी स्ट्रांग है। नेशनल की बात की जाए या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए, कांग्रेस अभी भी मुद्दों को बुझाने में या लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी निष्क्रिय रहती है, जबकि भाजपा इसके उलट है। भाजपा घंटों और मिनटों में उस चीज़ को बुझा लेती है और तेज़ी से उस चीज़ को वायरल करती है जो कंटेंट उनको वायरल करना होता है। लेकिन कांग्रेस उस कंटेंट तक अभी पहुंच भी नहीं पाती है, उसके पहले बीजेपी उसको अपने पक्ष में कर लेती है या उसको अपने पक्ष में दिखाने का प्रयास करती है और वो काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हो जाते हैं। एशियन भारत के लिए पंकज अग्निहोत्री, भोपाल से। छतरपुर जिला के गौरिहार क्षेत्र से डीपी की अर्थिंग के कारण करंट लगने से 2 दुधारू भैंसों की मौत हो गई है, जिसमें भैंसों के मालिक के ऊपर आकर संकट छा गया है। भैंस का जो मालिक है उसके द्वारा ये बताया गया है कि हमारा जीवन उपार्जन उन्हीं भैंसों के द्वारा चल रहा था, अतः शासन और प्रशासन से विभाग से उसने मुआवजे की मांग की। छतरपुर से एशियन भारत के लिए विकास दीक्षित। आगामी समय में गणेश पर्व, पर्युषण पर्व और जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर के शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी धर्मों के लोग उपस्थित थे। उनके द्वारा शांति समिति की बैठक के बाद दमोह कलेक्टर को एक प्रस्ताव दिया गया कि इस प्रस्ताव में दमोह के जितनी भी जगह हैं उन जगहों का निरीक्षण करने की बात कही गई। इसी कड़ी को लेकर दमोह कलेक्टर सड़कों पर उतरे हैं और उनके साथ प्रशासनिक अमला भी उतरा है और उन्होंने उन सभी समस्याओं का जायजा लिया है जो गणेश विसर्जन के दौरान और जुलूस के दौरान नजर आते हैं। दमोह में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। कलेक्टर ने स्वयं शहर में भ्रमण कर व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मैं आपको बता दूं कि आगामी त्योहारों में गणेश विसर्जन, पर्युषण पर्व और जश्न ईद मिलादुन्नबी जैसे त्योहारों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से मनाए जाने के लिए सुरक्षा, सफाई और व्यवस्था और जन सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया। दमोह के कलेक्टर फुटेरा तालाब पहुंचे, जहां पर उन्होंने गणेश विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने लाइटिंग व्यवस्था, साफ सफाई एवं विसर्जन की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय बना करके काम करें। विशेष रूप से यातायात व्यवस्था, भीड़ और नियंत्रण करना एवं पानी की स्वच्छता पर भी ध्यान देने की बात उनके द्वारा की गई। भ्रमण के दौरान शांति समिति के सदस्यों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सभी के ने प्रशासन को सहयोग देने की बात की एवं सामाजिक सौहार्द
के माध्यम से सभी त्योहारों को मनाने की बात कही गई है। दमोह कलेक्टर ने कहा है कि त्योहार मिलजुल कर मनाएं ताकि समाज में एकता और भाईचारे का संदेश जा चुके। शहर भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने लगभग 8 किलोमीटर का पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों की स्थिति भी देखी। जहां आवश्यकता वहां अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए और उन सभी समस्याओं को निर्देश देते हुए जल्दी हल करने की बात भी उन्होंने की। इसके साथ उन्होंने आम जनता से यहां पर संवाद भी किया और स्थानीय लोगों से उन समस्याओं के बारे में जाना जिनको तत्काल हल करने की बात भी उनके द्वारा की गई। त्योहार के मद्देनजर दमोह में प्रशासनिक तैयारियां पूरी रफ्तार पर हैं। अधिकारियों की सक्रियता और आमजन के सहयोग से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सभी पर्व शांतिपूर्व, हर्षोल्लास और सुरक्षित वातावरण में संपन्न होंगे। भ्रमण के दौरान दमोह कलेक्टर तकरीबन 8 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल यात्रा की। इस दौरान उनके साथ शांति समिति के सदस्यों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिनके द्वारा अपने वार्डों की समस्या एवं जुलूस के मार्गों एवं विसर्जन के मार्गों का अवलोकन किया गया और स्थानीय लोगों के द्वारा इन समस्याओं को बताया भी गया। दमोह कलेक्टर ने तत्काल ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और त्योहार के समापन के पहले ही इन सभी समस्याओं के निराकरण की बात कही। गणेश अग्रवाल, एशियन रिपोर्टर, दमोह। एमवाय अस्पताल के NICU वार्ड में चूहे द्वारा 2 बच्चों को कुतरने के बाद दोनों ही बच्चों की मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। एक और जहां कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले में केंद्रीय मानव अधिकार आयोग, साथ ही भोपाल के राज्य मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या मंत्री बोलने से बच रहा है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय एमवाय अस्पताल में 2 नवजात को चूहे द्वारा कुतरने की घटना ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। इसमें 2 नवजात की मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने नवजात की मौत का कारण अन्य बीमारी को बताया है। घटनाक्रम को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने संबंधितों पर त्वरित कार्रवाई की है। अब इस संदर्भ में कांग्रेस ने केंद्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग को पत्र लिखकर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं द्वारा लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि अस्पताल अधीक्षक अशोक यादव की जिम्मेदारी तय करते हुए उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इसके उलट कार्रवाई छोटे स्तर के कर्मचारियों तक सीमित कर दी गई। कुछ नर्सों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया। वहीं एजेंसी पर मात्र 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक मासूम की मौत की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए है। यह भी आरोप है कि हर साल सफाई और अन्य व्यवस्थाओं के लिए लाखों रुपए के टेंडर दिए जाते हैं, लेकिन इनका लाभ अस्पताल के मरीजों तक नहीं पहुंचता। भ्रष्टाचार और लापरवाही की परतें अब खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि इस पूरे मामले में छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, वहीं बड़े अधिकारियों को इस पूरे घटनाक्रम के बाद बचा लिया गया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इंदौर आएंगे, उनसे एमवाय अधीक्षक के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ मैं अशरफ मंसूरी, एसीएन भारत न्यूज़, इंदौर। सोशल मीडिया पर सलमान लाला के नाम से 70 से अधिक फर्जी अकाउंट संचालित हो रहे हैं, जिसके बाद से उन पर ऐसे कई वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जो शहर की फिजा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इंदौर कमिश्नर संतोष सिंह के आदेश के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने अकाउंट संचालकों और ऐसे अकाउंटों को चिन्हित कर लिया है, जिनके खिलाफ IT एक्ट के तहत कार्रवाई करने की पुलिस तैयारी कर रही है। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ। इंदौर शहर का कुख्यात वांटेड शहनवाज उर्फ सलमान लाला, जिसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी, उसकी मौत के बाद से ही सोशल मीडिया पर कई तरह के ऐसे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जो शहर की फिजा बिगाड़ने का काम कर रही है। तो वहीं सलमान लाला के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट संचालित किए जा रहे हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है। तकरीबन 70 से अधिक सलमान लाला के नाम से अकाउंट संचालित किए जा रहे हैं, जिन्हें क्राइम ब्रांच ने चिन्हित कर लिया है और उनके संचालकों के खिलाफ IT एक्ट के तहत
कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे, उनमें कई वीडियो में सलमान लाला नशे का सेवन करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं युवकों को अर्धनंगा कर उनकी पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं उसके जनाजे का वीडियो भी वायरल किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में युवक शामिल हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर शहर के कुख्यात वांटेड शहनवाज उर्फ सलमान लाला की मौत के बाद से सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने का कार्य किया जा रहा था। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर संचालित किए जा रहे थे जो उसकी मौत से संबंधित वीडियो थे, और एक गलत संदेश के तौर पर अफवाह वाले वीडियो वायरल किए जा रहे थे, जिसको लेकर क्राइम ब्रांच ने सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है और ऐसे अकाउंट संचालकों को चिन्हित कर लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन भारत न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ वीरेंद्र श्रीवास। इस वक्त हम जिला सहकारी समिति केंद्रीय मर्यादित बैंक के सामने खड़े हैं, जहां पर आज 114वीं साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप पर जिला प्रशासक कलेक्टर मृणाल मीणा सहित लगभग 126 समिति के प्रबंधक उपस्थित रहे। और इस दौरान जो समिति द्वारा वित्तीय वर्ष में जो कार्यकाल होते हैं, किस स्तर से होते हैं, कहां से बजट आता है और बजट को किस तरह से पेश करना है, ये सारी बातों को लेकर के आज विशेष आम सभा का आयोजन सहकारी समिति जिला केंद्रीय मर्यादित बैंक बालाघाट में संपन्न हुआ। सहकारिता में नवाचार अंतर्गत जिले की 126 प्राथमिक साख समिति को कॉमन सर्विस सेंटर के अंतर्गत पंजीयन कराया गया है, जिसके समिति के कार्यक्षेत्र के कृषकों को समिति स्तर पर ही अनेक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बृहत अनाज भंडार योजना अंतर्गत प्रदेश में एकमात्र गोदाम समिति परसवाड़ा में बनाया गया। समितियों में बहुउद्देशीय व्यवसाय हेतु इफ्को आउटलेट के लिए 3 समितियों का चयन किया गया। समिति बुदबुदा में धर्मकांटा का व्यवसाय से लाभ अर्जित हुआ, तो वहीं समिति लालबर्रा में फोटोकॉपी प्रिंटआउट मशीन जैसी सुविधाएं प्रारंभ की गई, जिसके चलते बैंक के संबंध में समितियों में नवाचार को लेकर बेहतर कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर मृणाल मीणा जैसे प्रशासक ने आय को दोगुना करने के लिए इस क्षेत्र के लिए किसान हितैषी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। बैंक द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 एवं रबी में 2024-25 में 42,922 किसानों को फसल बीमा किया है। समितियों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा गया है कि बैंक के कालातीत ऋणों की वसूली में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर पीपीटी के माध्यम से बैंक शाखा एवं समितियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में माइक्रो एटीएम, पैक्स, माइक्रो कंप्यूटराइजेशन, बैंक द्वारा ग्राहकों को दी जा रही सुविधाओं में बैंक की आगामी कार्यवाही, बैंक का लाभ प्रदत्त अंश पूंजी विनियोजन, अमानतें, ऋणार्जन एवं कार्यशील पूंजी वसूली, अमानत वसूली, करीब ऋण वितरण इत्यादि, मध्यमकाली ऋण, पशुपालन, केसीसी, मत्स्य पालन, केसीसी का प्रदर्शन ग्राफ के माध्यम से किया गया है। आपने देखा कि जिस स्तर से आज जिला केंद्रीय मर्यादित बैंक बालाघाट में साधारण आम सभा 114वीं संपन्न किया गया, जिसमें जो है बैंक की लेखा जोखा से लेकर के वित्तीय के बारे में चर्चा की गई। मैं बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास, एशियन भारत न्यूज़ चैनल के लिए। मंदसौर जिले में इन दिनों किसान काफ़ी परेशान है और परेशानी का मुख्य कारण है पीला मोजक रोग और अतिवृष्टि बारिश। अतिवृष्टि बारिश से जहां फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो पीला मोजक रोग से पहले ही फसलें बर्बाद हो रही हैं। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे कोई सुन नहीं रहा।
उसी क्रम में आज भारतीय किसान संघ ने भी एक ज्ञापन तहसीलदार को दिया और मांग करी कि किसानों को उचित मुआवजा दिलाई जाए। अगर 15 दिनों में किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। वहीं 2023 में जो मुआवजा मिला उस मुआवजे को लेकर भी आज भारतीय किसान संघ ने कहा कि वो मुआवजा ऊँट के मुंह में जीरे समान है। कहीं किसानों को 200 रुपये बीघा तो कहीं 300 रुपये बीघा मिला है। उससे किसान काफ़ी आक्रोशित है और परेशान है। लगातार जिले में पीला मोजेक रोग से किसान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनकी उपज भी निकलना मुश्किल लग रही हैं। उससे किसान सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि सरकार हमें उचित मुआवजा देगी और हमें हमारे साथ न्याय करेगी। मंदसौर से हिम्मत सिंह चौहान। नर्मदा नदी में जल स्तर लगातार बढ़ने लगा है। ऊपरी क्षेत्र में हो रही लगातार वर्षा के बाद इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध परियोजना के गेट खोले जा रहे हैं। घाटों पर स्नान प्रतिबंध कर दिया है तो वहीं नौका संचालन भी पूरी तरह बंद कर उद्घोषणा केंद्र से लगातार चेतावनी दी जा रही है। बता दें कि ओंकारेश्वर बांध परियोजना से 520 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है तो वहीं 8 टरबाइनों के माध्यम से वर्तमान बिजली जहां बनाने का कार्य चल रहा है द्वारा हाई अलर्ट कर दिया गया है। ओंकारेश्वर का प्रमुख कोटि तीर्थ घाट जहां बाबा भोलेनाथ सोमवार को बाबा की पालकी निकलती है, शोभा यात्रा यहाँ नौका विहार करती है, पूजन किया जाता है। वर्तमान घाट पूरी तरह डूब चुका है, लगातार पानी बढ़ रहा है। चक्र तीर्थ घाट जहाँ पर प्रतिबंध के बावजूद भी नर्मदा नदी में डूबने की घटनाएं घट रही है। ओंकारेश्वर में नगर परिषद द्वारा नौका संचालन पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। नौकाएं खड़ी है, सभी घाटों पर लगा दी गई है। नाविकों द्वारा नौकाओं को वर्तमान में घाटों पर लगा दिया गया है। ओंकारेश्वर में लगातार श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में मैं दिखाना चाहूंगा कि ओंकारेश्वर के ओंकार पर्वत का जाने का मार्ग है, ये रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। यहाँ सिंहस्थ 28 की तैयारियों को लेकर मोहन सरकार के द्वारा पुल बनाने का कार्य धीमी गति से चल रहा है। चूंकि नर्मदा का जल स्तर लगातार कम ज्यादा होने के कारण वर्तमान में जो निर्माण कार्य अभी बंद है। ओंकारेश्वर के नागर घाट, अभय घाट भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में लगातार भक्तों का आगमन प्रतिदिन हो रहा है। उज्जैन महाल लोक बनने के बाद एशियन भारत के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के पीथमपुर से विजय गिरवाल की रिपोर्ट। आज वार्ड क्रमांक 6 पीथमपुर में रहवासियों ने सीएमओ और नगरपालिका अध्यक्ष के विरोध भारी आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि नगर में ना कोई साफ सफाई है, ना ड्रेनेज लाइन का काम हो रहा है। उनका आरोप इस तरह का है कि पीथमपुर के नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका सीएमओ नगर में आकर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पार्षद का भी आरोप है कि मैं अपने वार्ड के लिए कार्य की रखी, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। पार्षद नानू थारोत का कहना है कि वार्ड में साफ सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। भारत के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद मीर। अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन के सलवानी से। रायसेन के अबूमन अब इस वक्त पर रायसेन के जो किसान अबूमन बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जैसा कि बताया जा रहा है करीब 5000 किसान सड़क नहीं होने से अपनी ज़मीन पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। और जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकारें लाख प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन सलवानी के किसान खासे परेशान हैं। और ऐसे में उन्होंने रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा से मुलाकात की है। उन्होंने यही कहा है किसानों ने, जो रायसेन कलेक्टर है अरुण कुमार विश्वकर्मा से, कि करीब 5000 किसान हैं जो हमीरपुर से जैसा कि बताया जा रहा है कि हमीरपुर से गजनई तक की बनने वाली जो सड़क है उससे किसान परेशान है। करीब 5000 किसान, जिससे 5 गांवों के किसान जुड़ते हैं। और ऐसे में खासतौर से बारिश की बात करें तो बारिश में खासे परेशान देखे जा रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि जो उनकी जो हमीरपुर से गजनई तक की जो सड़क है उससे जो बारिश में दलदल का रूप ले लेती है और नदी तालाब बन जाती है वो सड़क, जिसके चलते वो किसान जो है अपनी कृषि भूमि पर नहीं पहुँच पाते हैं। और ऐसे में उनकी फसलें भी नहीं बो पाती हैं, अगर बोते हैं तो समय पर पहुँच नहीं पाते हैं। किसानों का यह भी कहना है, सलवानी के
किसानों का ये भी कहना है कि उन्होंने क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल से इस बात को लेकर मुलाकात की थी, कई बार पत्राचार भी किए, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं उनके जो पत्राचार हैं, मुलाकात बिल्कुल बेनतीजा निकले। और इसमें ऐसे में किसानों ने परेशान होकर रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा से मुलाकात की है और उनको जहाँ कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद जगी है, उम्मीद की किरणें जगी हैं कि उनकी जो गजनई से जो हमीरपुर से ग्राम गजनई तक का जो जाने वाली सड़क है वो कहीं ना कहीं बनेगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं किसानों का ये भी कहना है कि अगर आप रायसेन कलेक्टर की मुलाकात के बाद अगर उनका काम नहीं होता है, उनकी सड़क नहीं बनती है, तो उनका कहना है कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की जाएगी और सड़क के बारे में अवगत कराया जाएगा। चूँकि किसान है तो हम हैं, चूँकि किसान जो है अन्नदाता होता है और ऐसे में करीब 5,000 किसानों का परेशान होना कहीं ना अपने आप में साबित करता है कि सिलवानी के किसान यहाँ पर परेशान हैं। और ऐसे में उन्होंने रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा से मुलाकात की है, लेकिन एक उम्मीद की किरण जगी है और उनका यही कहना है कि उनका यही कहना है कि किसान अब उनके किसानों की जो है सड़क बनेगी, जो हमीरपुर से गजनई तक की जो सड़क है अब बनेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, कहीं ना कहीं चेताया भी है, अगर ऐसे में रायसेन कलेक्टर से मुलाकात के बाद अगर उनका काम नहीं हुआ तो अब वो सीधे मुलाकात करेंगे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि PWD मंत्री से भी मुलाकात की जाएगी, क्योंकि किसानों के साथ जो दावे और वादे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं सिलवानी के जो है वो दावे और वादे खोखले साबित हो रहे हैं। करीब 5,000 किसान लगातार परेशान हैं और वो कई सालों से उनका यही कहना है कि ये सड़क नहीं बन पा रही है। और मैं जिक्र यहाँ भी यह भी कर दूं कि बारिश के दिनों में वो जो सड़क है, जैसा कि विजुअल में हमारे एशियन भारत के दर्शक देख पा रहे होंगे, लगातार वो दलदल बनी हुई है, पहचान में ही नहीं आ रही कि वो सड़क है या नदी है या नाला। ऐसे में किसानों ने रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा से मुलाकात की है, लेकिन उनको उम्मीद की किरण यहाँ पर जगी है। लेकिन करीब हमीरपुर से गजनई तक की जाने वाली सड़क कहीं ना कहीं किसानों को रुला रही है। उनका यही कहना है कि किसान अन्नदाता होता है, ऐसे में वो अन्न बो ही नहीं पाएगा तो अन्न कैसा होगा और दाता कैसे कहलाएगा। लेकिन ऐसे में किसानों से उम्मीद भी जगी है और किसानों ने एशियन भारत से भी उम्मीद जगाई है कि अब एशियन भारत की खबर दिखाने के बाद कहीं ना कहीं उन किसानों की जो समस्या का हल होगा, उनकी सड़क जल्दी बनेगी। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। तो आपको बता दें, जो सिलवानी के हमीरपुर से गजनई का पूरा तक की सड़क का बनने का पूरा मामला है, ऐसे में किसानों को अब उम्मीद जगी है कि उनकी जो है उनकी सड़क अब बनेगी। लेकिन ऐसे में पत्राचार किए हैं, वो भी नाकाफ़ी। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक से मिले हैं, उनसे भी जो उम्मीद जगी थी वो भी पूरी नहीं हो सकी। लेकिन ऐसे में अब रायसेन कलेक्टर से मिले हैं, करीब 5,000 किसानों का पूरा मामला है और ऐसे में ऐसे में सड़क नहीं बनना उनके घर में बड़ी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और ऐसे में वो अपनी फसलों को नहीं बो पा रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो किसान जो है, जो किसानों के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं, किसानों के लिए तरह तरीके से कि किसान कैसे मजबूत हो और देश का किसान कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो, और इसी के चलते कहीं ना कहीं अब किसान वहाँ के 5,000 किसान परेशान हैं। जो हमीरपुर से गजनई तक की बनने वाली सड़क, अब देखते हैं जल्द प्रशासन क्या एक्शन, जो कि उसका विभाग है, कब तक एक्शन लेता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि करीब 5,000 किसान यहाँ पर परेशान हैं और ख़ास तौर से बारिश के दिनों में वो जो सड़क है हमीरपुर से गजनई तक जाने वाली, वो नदी और तालाब में तब्दील हो जाती है। ऐसे में वहाँ चलना तो दूर, चलना भी मुश्किल, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं किसान, और करीब 5,000 किसानों का पूरा मामला है। ऐसे में अब रायसेन कलेक्टर से उन्होंने मुलाकात की है। अब मुलाकात होने के बाद उनकी उम्मीद भी जगी है। उनका यही कहना है कि अगर समय रहते, अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, समय पर सड़क नहीं बनी, तो जल्दी कुछ आंदोलन किया जाएगा और जल्दी PWD विभाग से मिलने की कोशिश की जाएगी, चूँकि बड़ा मामला है। ऐसे में 5,000 मामलों का किसान है, उनके परिवारों के सामने अब जो रोटी रोजी का संकट ज़रूर खड़ा हो गया, चूँकि वो अपनी फसलें ही नहीं बो पा रहे हैं और भारी जो सड़क है जो कई दिनों से ख़राब है, ऐसे में वो दलदल हो जाती है और ऐसे में लोग वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाते हैं। ज़मीन तक पहुँचना तो मुश्किल, वहाँ से उस ज़मीन पर चलना भी दुश्वार किसानों का हो गया है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। फिलहाल के लिए एशियन रिपोर्टर में इतना ही। देखते रहो एशियन भारत। नमस्कार।